नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आप लोग का एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मैं शुभम सर आज आप लोग के साथ करने वाले हैं बायोमोलिकुल्स का 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आइए इस 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बायोमोलिकुल्स यानी कि जैव अणु का जो कुछ प्रश्न है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम लोग करने वाले हैं। जो मैंने टेस्ट लिया था आप लोग का उसका सोल्यूशन समझ लो ये है। इस सोल्यूशन का है ना, हर एक क्वेश्चन में एक पावर है और उसी क्वेश्चन का पावर को देखते हुए हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं करने वाला हूं। जहां प्रॉब्लम आने वाला है, असर्शन रीजन है, वन लाइनर है, जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को मैं भी सोल्यूशन करने वाला हूं। आप वो जरूर देखेंगे यहाँ पे है ना। अगर आपको आता है क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहेंगे कि हाँ सर ये ऑप्शन ए का ये होगा, 1 का 2 होगा, 1 का बी होगा। इस टाइप से आंसर जो है ना आप लगाते रहोगे। शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए क्वेश्चंस को। आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा पैटर्न हर साल हर समय का रहता है, पैटर्न सेम है बालक, पैटर्न में कोई बदलाव फिर बदल नहीं दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपको पता होगा ठीक है कि पैटर्न हमारा क्या होता है, पहले क्या होता है ना, कुछ प्रश्न होते हैं उसके ऑप्शंस होते हैं। प्रश्न 1 और 2 के लिए कुछ प्रश्न है ना, क्वेश्चन ऑप्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। कथन ए है ना, ऑप्शन ए कहता है कथन 1 में कथन 1 सही है और कथन 2 क्या है, गलत है। स्टेटमेंट 1 इज अ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज अ इनकरेक्ट। बी कहता है दोनों कथन सही है ना। अगर ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे तो दोनों सही हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट है ना। ऑप्शन सी कहता है कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट है ना। यानी डी में कहता है दोनों कथन क्या है, गलत है। यहाँ देख लो बी है सही है, डी है गलत है। ठीक है, तो ये वाला हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। कहता है क्वेश्चन में कि एंजाइम अभिक्रियाओं की संक्रियन ऊर्जा को कम करते हैं। यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट में कहता है एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस। कथन 2 कहता है उच्च संक्रियन ऊर्जा अणुओं को है ना अधिक दर से अभिक्रिया करने की है ना बताओ मदद करती है। जबकि मेरे बच्चे ये वाला जो है ना ठीक है, यहाँ पे अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए है ना। यहाँ पे क्या चाहिए, निम्न होना चाहिए यानी कम होना चाहिए। ठीक है, तब ये स्टेटमेंट ये भी सही होता। ऐसे स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट 1 सही है लेकिन 2 क्या है, गलत है। यानी हायर एक्टिवेशन एनर्जी हेल्प्स द मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद द ग्रेटर नहीं होकर क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन में क्या आपका ग्रेटर है। ठीक है, तो क्या हो गया, कथन 2 गलत हो गया और कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। तो ऑप्शन क्या सही होगा बताओ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कथन 1 सही है, कथन है ना 2 गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सही है आपका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। कहता है कथन 1 एंजाइम की उत्प्रेरक क्रिया में सहकारक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि स्टेटमेंट 1 में कोफैक्टर प्लेस द क्यूरिकल रोल इन कैटालिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। एंजाइम से सहकारक को हटाने पर उत्प्रेरक क्रिया समाप्त हो जाती है। ठीक है, यानी कैटालिक एक्टिविटीज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम्स। देखो ये बुक का क्वेश्चन है आपका, बुक से आप अगर पढ़े होंगे ठीक है, मैंने ही पढ़ा है बट मैंने आपको बोला था कुछ क्वेश्चंस बुक से आएंगे तो बुक को रिवाइज कर लेना आपको है ना। तो ये वाला है ठीक है। अब इसका क्या सही है, पहला सही है कि दूसरा सही है, तो मेरे बच्चे ठीक है इसमें जो है ना ये भी सही बता रहा है। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में ये भी सही है और ये भी सही है, नहीं इसके साथ क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 2 में। याद रखिए, क्लियर है, उम्मीद करते हैं चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से 5 तक के लिए विकल्प यहाँ है। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। कहता है ऑप्शन ए में और कथन और कारण दोनों सही है, बट कारण और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। या असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड ऑल्सो रीजन इज द करेक्ट है ना एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी कहता है अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करती है। ठीक है, assertion and reason both are correct and reason is not the correct explanation of assertion। सी कहता है अभिकथन सही है परंतु कारण गलत है। assertion is correct but reason is incorrect। डी कहता है अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है। assertion is incorrect but reason is correct। अब कथन और कारण दोनों मिला आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। कहता है अभिकथन में स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक है। assertion कहता है स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज।
कारण कहता है यह कई ग्लूकोज इकाइयों से बना होता है, यानी इट इज द मेड अप ऑफ सेवरल ग्लूकोज यूनिट्स। बताओ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे देख के लग रहा है ये ऑप्शन में, ठीक है, कि दोनों सही है और दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी सही से कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, थर्ड का क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा। ए भी सही है, ये भी सही है और ये इसका सही व्याख्या भी कर रहा है कि नहीं। होता स्टार्ट ग्लूकोज का बहुलक है और कई ग्लूकोज इकाइयों से क्या होता है, बना होता है। बहुलक मतलब कि पॉलीमर मतलब क्या होता है, मोनोमर मतलब एक, पॉलीमर मतलब उसी के जैसा बहुत सारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। चौथा नंबर क्या कहता है जी, चौथा नंबर कहता है अभिकथन प्रोटीन एक विषम बहुलक नहीं है, जबकि यहाँ नहीं मतलब बात नहीं हो, बहुत विषम बहुलक है, ये होना चाहिए। ये क्वेश्चन में क्या है आपका, है ना, ये देखो तो आपका अभिकथन अगर नहीं लगा दिया अभिकथन गलत हो गया, यानी आप प्रोटीन इज नॉट, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, है ना, हेट्रोपोलीमर, तो ये क्या बाबू, ये तो गलत हो गया, अभिकथन गलत हो गया, है ना। कहता है तृतीयक संरचना प्रोटीन का चित्र त्रि-आयामी दृश्य प्रदर्शन करती है, टर्सरी स्ट्रक्चर गिव्स द 3 डायमेंशनल व्यू ऑन द प्रोटीन। बताओ, ये तो सही हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। असर्शन गलत है, ओरिजिन सही है। ठीक है, यहाँ पे डी हो गया, कैमा नंबर का, चौथा नंबर का। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर में आते हैं। कहता है यहाँ से मैं सब कुछ जहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए सब मैं ऐड कर दिया हूँ। ठीक है, कहता है अभी कथन जिंक कार्बोक्सी पेप्टिडेज एक एपो एंजाइम है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ एपो एंजाइम नहीं होगा, क्या चाहिए बताओ, सहकारक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सहकारक। अगर यहाँ सहकारक लिखा रहता तो अभी कथन भी सही होता, लेकिन एपो एंजाइम लिख दिया तो क्या गलत हो गया। ये जिंक जो आयन अपो एंजाइम नहीं, अपो एंजाइम नहीं है, जिंक को फैक्टर है फॉर द, है ना, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। बताओ, जिंक कार्बोक्सी पेप्टिडेज का एक एंजाइम है। ठीक है, बताओ तो ये क्या हो गया, गलत हो गया शासन। पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, बिल्कुल सही है। द सेल वाला प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ये सही है। क्या हो गया, यहाँ पे डी हो जाएगा, असर्शन गलत, ओरिजिन सही हो गया। 5वां नंबर कंप्लीटेड। 6ठा नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक मेटाबोलाइट्स उपापचयजों के बारे में गलत मिलान किया है। Which of the following are an incorrect match about the secondary metabolites। ठीक है ना, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का था जो डायरेक्टली बॉडी को अफेक्टेड करे यानी प्रभावित करे, दिखाए कि हाँ बॉडी में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन सेकेंडरी में क्या डायरेक्टली यूज दिखाता ही नहीं है। ठीक है, पता मिल करके वो प्रोसेस करता है। ऑप्शन ए क्या कहता है, एल्कलॉइड्स मॉर्फिन, बी कहता है लैक्टीन, है ना, और यहाँ क्या है, कॉनकैविलिन कॉनकैनावेलिन, है ना, लैक्टीन और कॉनकैनावेलिन, ये एक में था वहां पे। सी कहता है टर्पेनोइड्स एम्ब्रीन, टर्पेनोइड्स एम्ब्रीन है, टॉक्सिन रिसिन। बताओ टॉक्सिन रिसिन क्या है, टॉक्सिन है। तो मेरे भाई यहाँ पे कौन सा गलत मिलान है, कौन सा गलत मिलान के बारे में बात करता है, तो टर्पेनोइड्स एम्ब्रीन नहीं होगा। तो यहाँ मैंने एक लिस्ट रखा हूँ। ठीक है, अब इस लिस्ट में देख लो। ठीक है, बताओ टर्पेनोइड्स एम्ब्रीन नहीं होगा। बताओ पिगमेंट है इधर, कैरोटीनोइड्स में आ जाता है, अल्कलॉइड्स में मॉर्फिन कोडिन हो गया, टर्पेनोइड्स का बताओ मोनोटर्पेन से क्या है, डाइपर टर्पेन से। बताओ एम्ब्रीन है क्या, एम्ब्रीन कहाँ आता है, एम्ब्रीन एक प्रकार टॉक्सिक मटेरियल है ना जी। टॉक्सिन और एम्ब्रीन क्या है, टॉक्सिक मटेरियल, तो ये क्या है बताओ, ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि यही गलत है यहाँ पे। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 7 ध्यान समझना है। कहता है पेप्टिडोग्लाइकन एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स है जो निम्न से बना है। पेप्टिडोग्लाइकन इज द हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स मेड अप ऑफ डी, ऑप्शन ए में कहता है डी ग्लूकुरोनिक अम्ल और डी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, बी कहता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक, है ना, एसिड। ठीक है, सी कहता है केवल एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, है ना, और डी कहता है ठीक है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और डी ग्लूकुरोनिक अम्ल एसिड, है ना। बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या, पेप्टिडोग्लाइकन एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स है। नहीं, पेप्टिडोग्लाइकन इज हेट्रोपॉलीसेकेराइड मेड अप, किसका ये बना होता है, तो मेरे भाई ये बना आपका होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल, है ना, म्यूरामिक का। एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का ये बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका। ठीक है, बताओ 7 का क्या हो गया जी, बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, 8 में आते हैं। कहता क्या, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा ना बेनेडिक्ट और फेहलिंग विलयन के साथ ऋणात्मक परीक्षण देती है, बीच ऑफ द फॉलोइंग शुगर गिव्स नेगेटिव टेस्ट विद, है ना, बेंडिकिट्स एंड द
फैलिन सॉल्यूशन, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। भाई सुक्रोज क्या, सुक्रोज एक नॉन रेड्यूसिंग शुगर है, और ग्लूकोज। तो यहाँ पे जब नॉन रेड्यूसिंग शुगर की बात करता है बताओ, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन तो ये आंसर सही हो जाएगा। यहाँ बात क्या बोल रहा है, ऋणात्मक परीक्षण देता है कि नॉन रेड्यूसिंग है, कमता उमता नहीं है, ठीक है, बढ़ता है, मिक्स रहता है, ठीक है, नॉर्मल रहता है, एवरेज में रहता है, ये कमता उमता नहीं है। इस कारण से ये क्या बताओ, सी नंबर ऑप्शन का सही है। ऋणात्मक तो होगा नहीं, है ना, बताओ क्या यहाँ निगेटिव में जाएगा, निगेटिव टेस्ट देगा नहीं, रेड्यूसिंग होता ही नहीं है। 9 में आते हैं, GLUT4 एक प्रोटीन है, GLUT4 इज अ प्रोटीन। ये क्या करता है बताओ, एक सेल से दूसरे सेल में ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है। सीधा आंसर तो ये होना चाहिए, है ना, हार्मोन के रूप में कार्य करना, एक्ट एज द हार्मोन, एंजाइम के रूप में कार्य करना, एक्ट एज द एंजाइम, कोशिकाओं के में ग्लूकोज का परिवहन संभव बनाता है, इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। डी कहता है अंतर कोशिकीय स्थानों में उपस्थित होता है, यानी कि इज प्रेजेंट इन द इंट्रासेलुलर स्पेस। बताओ तो कहाँ होता है, तो अंतर कोशिकीय स्थान में रहेगा, कि परिवहन करेगा। बताओ यहाँ देखो लिखा हुआ है, सबके बारे में लिखा हुआ है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, इंसुलिन एक हार्मोन है, एंटीबॉडी फाइट करता है, एक्सेप्ट करता है। GLUT4 क्या करता है, इनेबल करता है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में सेल में, है बताओ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा जी, बताओ है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 10 में आते हैं, 10 कहता क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक अमीनो अम्ल नहीं है, सुगंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक अमीनो एसिड, वैलिन, फेनिलिन, है ना, फेनिल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। बताओ इसमें कौन सा नहीं है, तो आपको लिस्ट पता होगा, ठीक है, लिस्ट में पता होगा सब तीनों क्या है, बताओ सुगंधित है, वैलिन क्या है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। जब नहीं है तो क्या हो जाएगा, ए नंबर, वैलिन सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आते हैं कैमा नंबर, बताओ 11 नंबर में। 11वां में क्या कहता है कि दो मोनोसेकेराइड्स के बीच बनने वाले बंध को क्या कहते हैं, अ बॉन्ड विच फॉर्म बिटवीन टू मोनोसेकेराइड्स इज नोन एज ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। बताओ मोनोसेकेराइड्स के बारे में बात कर रहा है, एस्टर बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, है ना, और क्या फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बताओ यहाँ पे कौन है इसका आंसर होगा, तो मेरे बच्चे यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड हो जाएगा, कि मोनोसेकेराइड्स के बीच में ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनता है। आगे बढ़ते हैं 12 में, क्षारीय अमीनो अम्ल है, बेसिक अमीनो एसिड इज ग्लूटामिक एसिड। बताओ ये कैसा है, ये तो एसिटिक ही है। बताओ लाइसिन या अमीनो अम्ल है, क्षारीय है, यानी बेसिक होना चाहिए, तो ये तो एसिटिक है। बताओ लाइसिन यही होगा, लाइसिन क्या है, बेसिक है, क्योंकि बेलिन क्या है, न्यूट्रल होता है, तो कोई है नहीं, ठीक है। टायरोसिन क्या है, एरोमेटिक है, सुगंधित है, तो लाइसिन क्या होगा, बताओ ये बेसिक नेचर का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 में, ठीक है। 13 का अमीनो अम्ल की है ज्विटर आयनिक रूप में होता है, ज्विटर आयोनिक फॉर्म में एमिनो एसिड हैज, केवल ऋणात्मक आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज ओनली होता है। ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आवेश होते हैं, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। सी कहता है केवल धनात्मक आवेश होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज ओनली। डी कहता है कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताओ तो यहाँ पे ज्विटर आयन में ये वाला पढ़ाए होंगे भैया आपको, ठीक है, इसमें बताए होंगे कहीं क्या ऋणात्मक है। बताओ क्या होता है, कैसा होता है, ऋणात्मक है, धनात्मक है, कैसा दिख रहा है आपको, बताओ। तो मेरे बच्चे इसमें जो दिखता है ना, दोनों होते हैं, ऋणात्मक भी दिखेंगे और धनात्मक भी होंगे। देखो यहाँ धनात्मक है और यहाँ क्या ऋणात्मक है, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। पुलन जी है कि नहीं है ना, यहाँ पे है कि नहीं है। तो ज्विटर में क्या बताओ, दोनों यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक 13 नंबर में दोनों है, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 14 नंबर में, क्वेश्चन मस्त है एकदम हैवी वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारक के रूप में शामिल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज कोफैक्टर। बताओ प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक ग्रुप, धातु आयन, मेटल आयन, कोएंजाइम और क्या है एपोएंजाइम। बताओ कोफैक्टर आर ऑफ द 3 टाइप्स, है ना, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स है, मेटल आयन है और कोएंजाइम है। यहाँ वही ना बोल रहा है भाई, ठीक है। कोफैक्टर कितने टाइप का, 3 टाइप का होता है, देख लो। प्रोस्थेटिक समूह है ना, मेटल आयन है और कोएंजाइम है, तो एपोएंजाइम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 का, है ना। ये क्या है, कोफैक्टर में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, एकल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला वाले एक क्रियात्मक प्रोटीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अनेक जैविक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। पूरा फंक्शनल, है ना, प्रोटीन विच सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। प्राथमिक संरचना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, द्वितीय संरचना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तृतीय संरचना, टर्सरी स्ट्रक्चर, चतुर्थ संरचना, क्वाटनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये 4 को हो गया ऑप्शन। बताओ इसमें कौन सा है, तो मेरे बच्चा इसमें सी नंबर होगा, तृतीय संरचना, टर्सरी है कि नहीं है, कि भाई ये क्या अनेक गतिविधियों काम करता ही तो करता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में। 16 में आते हैं,
थोड़ा फास्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्पर्धी अवरोधक के रूप में कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर? मेलोनेट कौन करता है? मेलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम, है ना। सक्सेनिक का जगह क्या आ गया था? मेलोनेट आ गया, मैंने आपको पढ़ाया था। आगे बढ़ते 17 नंबर में। तो हलवा क्वेश्चन, किसी एंजाइम की वह दरार या पॉकेट जिसमें सबस्ट्रेट बनता है, एक्टिव साइट, है ना। तब बताओ, द सर्विस ऑफ पॉकेट ऑफ अ एंजाइम, है ना, इन द सबस्ट्रेट बाइंड इज कॉल्ड, बताओ, एलोट्रोपिक साइट बिल्कुल नहीं, निष्क्रिय साइट बिल्कुल नहीं, एक्टिव साइट सक्रिय साइट। ऑप्शन नंबर सी हो गया। 17 का ऑप्शन क्या हो गया? सी सही हो गया। 18 में आते हैं जी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पूरे जीव मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में है? कौन सा बताओ? पूरे जीव मंडल में कोलेजन हो जाएगा, आपको पता है। एनिमल में ही तो है, जीव मंडल की बात करते हैं, ठीक है ना। तो जीव मंडल एनिमल वर्ल्ड, बताओ एनिमल वर्ल्ड ही ना बोलता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है फिर समझेंगे। कहता है जीव, कौन सा प्रोटीन पूरे जीव मंडल में यानी पूरे बायोस्फीयर में, नॉट इन एनिमल वर्ल्ड, एनिमल वर्ल्ड में कोलेजन होगा, लेकिन पूरे जीव वर्ल्ड की बात करते हैं तो रोबिस्को होता है। आपको पढ़ाए थे रोबिस्को के बारे में, पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा ये प्रोटीन पाया जाता है। 19 में आते हैं, देखो कहता है वयस्क मानव में हीमोग्लोबिन होते हैं। अडल्ट हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ द 4 उप इकाइयां, 4 सब यूनिट, ठीक है। हाँ यही होगा ऑप्शन। 2 अल्फा होता है, 2 बीटा होता है, बताओ कौन सा होता है? 19 नंबर में ये हो जाएगा, 2 अल्फा होता है, 2 बीटा होता है, आपको पढ़ाया था हमें। 20 में आते हैं। 20 नंबर कहता है निम्नलिखित में से नाइट्रोजनी क्षारों में से प्यूरिन की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द प्यूरिन फ्रॉम द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेसिस, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, एडेनिन। बताओ अब यहाँ पे प्यूरिन, प्यूरिन अगर बात करते हैं, पैरिमिडिन बात करते हैं, है ना, AGTCU। अब देख लो कौन सा है, बताओ, ठीक है। प्यूरिन की बात हो रही है तो प्यूरिन में A और G में कोई है ना, एडेनिन है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। 21 में आते हैं। कहता है पाल्मिटिक अम्ल, है ना, कार्बोक्सिल समूह सहित कार्बन परमाणुओं की संख्या कुल कितनी होती है? बताओ। कार्बन आइटम इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड की बात करेगा 15, 18, 16, 20, बताओ यही ना। बताओ हाँ क्या कर रहा है? आर्किडोनिक एसिड हैज 20 कार्बन आइटम्स इंक्लूडिंग द कार्बोक्स, तो आर्किडोनिक एसिड है ये, बुक पूछ रहा है क्या? पाल्मिटिक एसिड। अब पाल्मिटिक एसिड में किस नंबर में बात करें हम लोग, ठीक है ना, 16 होता है। कितना होता है जी? 16 होता है। आगे बढ़ते हैं 22 में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में भूपर्पट्टी से अधिक पाया जाता है? बताओ मानव शरीर में बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फाउंड मोर देन द ह्यूमन बॉडी देन अर्थ क्रस्ट? ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम, ए और बी बोथ, ये बच्चे दोनों, ऑक्सीजन और कैल्शियम, है ना, ऑक्सीजन और कार्बन, क्या दोनों सही होते हैं? सबसे ज्यादा होता है अर्थ क्रस्ट से मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया 22 का। 23 में आते हैं, ऐसा तो लिखा हुआ है, मोर इन ह्यूमन बॉडी देन अर्थ क्रस्ट, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मोर इन अर्थ क्रस्ट इन ह्यूमन बॉडी, अगर ह्यूमन बॉडी ज्यादा पूछेगा अर्थ क्रस्ट में तो ये सब ज्यादा होता है अर्थ क्रस्ट में, अगर पूछेगा अर्थ से तो क्या बोलेगा? ये समझ में आ जाएगा। दोनों चीज लिखा हुआ है मेरे पास। 23 में आते हैं। अम्ल घुलनशील पूल के निम्न नाम से जाना जाता है, बताओ। एसिड सोल्यूबल पूल इज आल्सो नोन एज द रेटिटेंट, अम्ल घुलनशील अंश, एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, जैव विरेधन, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, निस्यंद फिल्टरेशन। बताओ यहाँ क्या बोल रहा है? जो घुल जाता है, घुलनशील वालों के बारे में बात कर रहा है तो निस्यंद बोलते हैं उसको, ठीक है। फिल्टरेट हो जाता हो, अलग हो जाता हो, ठीक है। 24 में आते हैं। अम्ल घुलनशील पूल में पाए जाने वाले जैव सूक्ष्म अणुओं के आणविक भार इस प्रकार है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स फाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल्स, बताओ कितना? 18 से 800 डाल्टन, 16 से 600 डाल्टन, बताओ। 20 से 1000, 24 से 1400 डाल्टन, बताओ कितना हो सकता है? तो मेरे बच्चा 24 में बात करते हैं 18 से जो घुलता है वही ना होता है, 18 से 800 तक में। ऑप्शन नंबर ए नहीं घुलता है, 1000 तक होता है। आखिरी क्वेश्चन 25 नंबर, है ना, एडेनोसिन और एडेनिलिक अम्ल, है ना, एडेनोसिन और एडेनिलिक अम्ल, बताओ। दो यहाँ दिख रहा है ना, क्रमशः है कौन कौन? एडेनोसिन कौन सा है और एडेनिलिक एसिड कौन सा है? बताओ। क्या न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिकम, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड है? बी में न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लिकम, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लिक एसिड है। सी में नाइट्रोजनी क्षार और न्यूक्लिक अम्ल है, नाइट्रोजनस बेस एंड न्यूक्लिक एसिड है। बताओ क्या है? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों है, यही तो है भाई साहब। एडेनोसिन की बात करते हैं तो न्यूक्लियोसाइड होता है, और एडेनिलिक अम्ल की बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड होता है। यहाँ क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। 25वां नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? बताओ। ऑप्शन हो गया डी नंबर।
भाई यहाँ से उम्मीद करते हैं आप लोगों का प्रश्न समझ में आया होगा, क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, आंसर क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो तो क्लास में जरूर पूछेंगे। आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।